जय हिंद इंडिया। कल्पना कीजिए, आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं। आपको भरोसा होता है कि आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन अगर हर एक दिन पता चले कि हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज ऐसे लोगों को दिया गया जो बाद में देश छोड़कर चले गए, तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की चालाकी थी या सिस्टम की ऐसी कमजोरियां जिनका फायदा उठाया गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे भारत के कुछ सबसे चर्चित बैंक घोटालों की कहानी। वे कैसे सामने आई, किन प्रक्रियाओं में कमियां थी, जांच एजेंसियों ने क्या किया, अदालतों में क्या हुआ, इन घटनाओं के बाद बैंकिंग व्यवस्था में क्या बदलाव किए। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है? किसी भी घोटाले को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि बैंक काम कैसे करते हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उससे उस जमा राशि का एक हिस्सा लोगों और कंपनियों को कर्ज के रूप में देता है। इसी से व्यापार चलता है, उद्योग बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लेकिन हर कर्ज सुरक्षित नहीं होता। बैंक किसी भी बड़े ऋण से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, संपत्ति, कारोबार और चुकाने की क्षमता की जांच करते हैं। फिर भी कभी-कभी गलत आकलन, कमजोर निगरानी, धोखाधड़ी या दस्तावेजों के दुरुपयोग से ये ऐसी वजहों से बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसलिए बैंकिंग में पारदर्शिता और नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखो दोस्तों, 2010 के दशक में भारत में कई बड़े वित्तीय मामलों में लोगों का ध्यान खींचा है। कुछ मामलों में आरोप लगे कि फर्जी दस्तावेजों, बैंक गारंटी या अन्य बैंकिंग प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल करके बहुत बड़ी रकम हासिल की गई। जांच शुरू हुई, देश की विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हुई, अदालतों में मामले पहुंचे और जनता के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या बैंकों का पैसा सुरक्षित है? और फिर सामने आता है विजय माल्या का मामला। अब बात उस नाम की है जो लंबे समय तक खबरों में रहा। विजय माल्या, उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने कई बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण लिया। समय के साथ एयरलाइंस का कारोबार गंभीर वित्तीय संकट में आ गया और ऋण चुकाना मुश्किल हो गया। बाद में बैंकों ने बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कदम भी उठाए। 2016 में विजय माल्या भारत से बाहर चले गए। उसने या उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने उनके प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन और संपत्तियों की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। यह मामला कई वर्षों से अदालत और कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा रहा। लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। इतना बड़ा कर्ज आखिर कैसे हुआ? इतना बड़ा कर्ज आखिर मंजूर कैसे हुआ? और फिर इसके ऊपर अपन जाते हैं तो साल 2018 भारत की बैंकिंग दुनिया में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। खबर थी कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने एक बड़े वित्तीय अनियमितता मामले की जानकारी दी है। इस मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी का नाम सामने आया। लेकिन सवाल था, इतनी बड़ी रकम आखिर बैंक से निकली कैसे? इसका जवाब था एक बैंकिंग प्रक्रिया जिसे कहा जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एलओसी, एलओयू, सॉरी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे आसान भाषा में हम अगर समझते हैं तो यह है कि मान लीजिए भारत की एक कंपनी विदेश से सामान खरीदना चाहती है। उसे विदेश बैंक से कुछ समय के लिए वित्तीय सहायता चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय बैंक एक आश्वासन देता है कि यदि कंपनी भुगतान नहीं कर पाती तो बैंक जिम्मेदारी लेगा। इसी आश्वासन को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया कई स्तर की जांच और रिकॉर्ड के साथ होती है। लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में बैंक की आंतरिक प्रणाली और संदेश व्यवस्था के दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं। यही वजह है कि मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। और जब इतने बड़े घोटाले होते हैं तो वो चीजें एक ना एक दिन सामने जरूर आती है और फिर उसमें वो कमियां निकाली जाती है कि आखिर जो गलती है वो किस लेवल पे हुई है, किस वजह से हुई है और कहाँ तक इसका लेवल था और क्या इसको रोका जा सकता था या क्या उसका प्रिकॉशंस लिया जा सकता था। तो ये सब चीजें बैंक वाले करते हैं, बट वो देरी हो जाती है। और फिर मामला वो देखो भी सामने कैसे आता है वो भी अपन इसमें जानेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार जब बैंक में नई प्रक्रिया के
तहत दस्तावेज मांगे गए, तब कथित अनियमितताओं का पता चला। इसके बाद बैंक में आंतरिक जांच शुरू की, मामला बढ़ा, एफआईआर दर्ज हुई, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और देखते ही देखते ये देश के सबसे चर्चित बैंकिंग मामलों में शामिल हो गया। और जब आगे देखते हैं तो जब जांच तेज हुई तब यह भी सामने है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत से बाहर जा चुके थे। इसके बाद भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ कानूनी सहयोग की प्रक्रिया शुरू की, प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हुई, संपत्तियों को जब्त करने और बकाये की वसूली के लिए भी कानूनी कदम उठाए गए। इन मामलों में जुड़ी कार्यवाही कई वर्षों तक अदालतों में चलती रही और कुछ प्रक्रियाएं आज भी विभिन्न न्यायालयों में जारी है। और देखो, बैंकिंग सिस्टम में कहाँ कमजोरी हो सकती है वो भी देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ कुछ लोगों की वजह से इतना बड़ा मामला हुआ या सिस्टम में भी कमियां थी। विशेष क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें उठाई गई कि कुछ प्रक्रियाओं में पर्याप्त निगरानी नहीं थी, आंतरिक नियंत्रण सभी जगह समान रूप से प्रभावी नहीं थे, तकनीकी प्रणालियों के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, बड़े लेन देन पर जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करने की जरूरत सामने आई। इन घटनाओं के बाद कई बैंकों ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और डिजिटल निगरानी को मजबूत किया। और देखो, फिर विजय माल्या और किंगफिशर जो एयरलाइंस है, अब लौटते हैं एक और चर्चित मामले की ओर। जब एक समय था जब किंगफिशर एयरलाइंस को भारत की सबसे प्रीमियम एयरलाइंस में गिना जाता था, लग्जरी सेवाएं, आकर्षक ब्रांड और तेजी से बढ़ता कारोबार। लेकिन कुछ वर्षों बाद एयरलाइन गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई, कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया, कई बैंकों का बकाया बढ़ा, संचालन प्रभावित हुए और अंततः एयरलाइन ने बड़ी उड़ानें ही बंद कर दी। इसके बाद बैंकों ने वसूली की प्रक्रिया शुरू की और कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ विभिन्न कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। भारत के उनके प्रत्यर्पण के लिए भी कानूनी प्रयास किए, जबकि दूसरी कंपनी भी की और वसूली से जुड़ी प्रक्रियाएं भी चलती रही। एक तरफ नीरव मोदी का मामला, दूसरी तरफ विजय माल्या और फिर कई अन्य बड़े वित्तीय विवाद। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं थी या इन सब ने मिलकर भारत की बैंकिंग व्यवस्था को एक बड़ा सबक दिया? तो ये सब चीज़ें बहुत जानना जरूरी है कि इसमें जब सिस्टम जागा, जांच एजेंसियां, आरबीआई, बैंकिंग के सुधार हुए तो हर बड़े घोटाले के बाद एक सवाल जरूर उठता है कि गलती किसकी थी, उन लोगों की जिन्होंने सिस्टम का गलत फायदा उठाया या फिर उस सिस्टम की जिसने ये ऐसा करने का मौका दिया। यही सवाल भारत में भी उठा। जब बड़े बैंकिंग मामलों की खबरें सामने आई तो सिर्फ कुछ कंपनियों या व्यक्तियों की जांच नहीं हुई, पूरे बैंकिंग ढांचे की समीक्षा शुरू हुई। सरकार, बैंकों, नियामकों और जांच एजेंसियों ने यह समझने की कोशिश की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कैसे कम की जाए, पूरी कंट्रोल नहीं, कम कैसे की जाए। तो इसमें आरबीआई की भूमिका ये थी कि भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था का नियामक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, वह बैंकों के लिए नियम बनाता है, जोखिम पर नजर रखता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता है। जब बड़े वित्तीय मामले सामने आए तो निगरानी, जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैंकों से अपेक्षा की गई कि बड़े ऋणों की समीक्षा अधिक व्यवस्थित ढंग से करें और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाएं। और फिर इसमें सीबीआई और ईडी क्या करती थी, जब किसी मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी या सार्वजनिक धन से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं आरोप सामने आते हैं तो विभिन्न एजेंसियां भी अपनी अपनी भूमिका निभाती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपराधिक जांच करती है, जांच के अधिकार लागू होते हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट धन संदोलन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है, यही संबंधित कानून लागू होते हैं। कई मामलों में संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने, वित्तीय लेन देन की जांच करने और अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसी प्रक्रियाएं भी अपनाई जाती है। यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी मामले में अंतिम निर्णय अदालत का होता है और इसमें आम लोगों पे बहुत असर पड़ता है। जब किसी बैंक या बड़े बैंकिंग मामले की खबर आती है तो लोगों के मन में चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बैंकिंग व्यवस्था केवल एक दो मामलों पर आधारित नहीं होती। भारत की बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के बैंक हैं, उन पर कई स्तर की निगरानी रहती है। समय के साथ नियमों में बदलाव, तकनीकी सुधार और जोखिम प्रबंधन की कई प्रक्रिया लागू की गई ताकि जमाकर्ताओं का भरोसा मजबूत बनाया जा सके। और फिर क्या होता है कि जब कोई कहता है कि हजारों करोड़ रुपए गायब हो गए तो यह सुनने में बेहद चौंकाने वाला लगता है, लेकिन असल कहानी अक्सर यही कहीं अधिक जटिल होती है। कई मामलों में बकाया ऋण, कथित धोखाधड़ी, कानूनी विवाद, संपत्ति की वसूली और वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रियाएं की होती है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में समझने समय
सुर्खियों से आगे जाके पूरी प्रक्रिया को देखना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा कि कैसे बैंक काम करते हैं, क्यों बड़े ऋण जोखिम लेकर दिए जाते हैं, कहाँ-कहाँ सिस्टम में कमियाँ सामने आई, जहाँ जाँच एजेंसी की क्या भूमिका होती है और कैसे समय के साथ बैंकिंग नियम और प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया है। इतिहास में हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि कहाँ गलती हुई, बल्कि यह भी सिखाता है कि भविष्य में वही गलती दोहराई ना जाए। बैंक सिर्फ इमारतें नहीं होते, वे करोड़ों लोगों के भरोसे का प्रतीक होते हैं और उस भरोसे की रक्षा करना बैंक, नियामक, सरकार और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।